Hello friends, my name is Sumit Kumar Rai. I have secured All India Rank 54 this year in Civil Services Exam 2018. This was my 5th attempt and I have given all my 5 attempts with job. So today through the platform of DKT, I want to share my strategy for working professionals और उनकी लाइफ में क्या challenges आते हैं compared to a normal full time aspirant. उन सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा और कुछ स्ट्रैटेजी बताऊँगा विच आई थिंक कैन हेल्प यू गाइज. सो टू फर्स्ट स्टार्ट विथ कि मेन चैलेंजेस क्या आते हैं एक वर्किंग एस्पिरेंट की लाइफ में. तो सबसे पहला चैलेंज जो होता है वो होता है यू डोंट हैव टाइम. आपके पास टाइम की कमी होती है. अगर आप एक 8:30 to 6 PM वाली जॉब में हैं तो मुश्किल से आपके पास मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे का टाइम होगा. मेरा जो स्टार्टिंग का जॉब पैटर्न था वो था 8:30 से 6 PM का. तो मैं सबसे पहले जो आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपका फोकस होता है कि आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है. तो उस टाइम पे आई रिमेंबर कि मैं मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था, 2 से 3 घंटे पढ़ाई करता था. तो ये आप प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर आप जॉब में हैं ऑफिस आवर्स के पहले मॉर्निंग में जग के 3 से 4 घंटे पढ़ाई कीजिए. फिर जब आप ऑफिस से आते हैं तो उस टाइम का थोड़ा आपका मेंटल जो स्टेटस होता है वो माइट बी लिटिल डिफरेंट. ऑफिस का फटीग हो सकता है, ऑफिस स्ट्रेस हो सकता है. तो थोड़ा मैनेजेबल टारगेट रखिए. ट्राई टू रीड 2 to 3 hours. अगर मैं बात करूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होना चाहिए एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, सबसे पहला होना चाहिए आपका जो आउटलुक है, आउटलुक टुवर्ड्स योर ओन जॉब, कि आप अपनी जॉब को कैसे देखते हैं. मेरे हिसाब से यू शुड ट्रीट योर जॉब एज अ टेम्परेरी फिनोमिनन, कि दिस इज़ नॉट समथिंग वेयर यू वांट टू स्पेंड योर एंटायर लाइफ. सिविल सर्विसेज इज़ वेयर यू वांट टू गो देयर. तो उस हिसाब से आप अपने जॉब पे ध्यान दीजिए. दूसरा जो मैं बोला कि टाइम का अभाव होता है तो आप अपना प्लानिंग जो है मिनट्स में कीजिए. कि ये मैं मॉर्निंग में उठूँगा, मैं 2 घंटे ऑप्शनल पढ़ूँगा, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, मैं इवनिंग में आऊँगा, मैं ये GS पढ़ूँगा, ये ऑप्शनल पढ़ूँगा. तो इस हिसाब से आपको अपने मिनट्स में प्लानिंग करनी होगी. नेक्स्ट, जब आप अपने जॉब पे आते हैं, जब ऑफिस में आते हैं तो अब डिपेंड करता है कि आपका जॉब क्या है. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, फ्री टाइम है, तो उस टाइम पे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं. मैं रेकमेंड करूँगा कि जैसे मेरा जो जॉब था तो आई वुड नेवर यूज़ टू रीड ऑन द ऑफिस कंप्यूटर्स. और अपने कलीग्स के साथ भी आप UPSC की बातें डिस्कस मत कीजिए, स्पेशली दोज हु आर इन द प्राइवेट सेक्टर. आई वुड रिकमेंड कि यू कीप योर प्रिपरेशन एज अ सीक्रेट अफेयर, क्योंकि बहुत सारे परसेप्शंस बिल्ड हो जाते हैं एक बार जब लोगों को पता लगता है कि आप UPSC का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. एंड देयर माइट बी मेनी प्रॉब्लम्स विद दैट. सो जस्ट बी सिंसियर एट योर जॉब. आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई करते रहिए. जो ऑफिस आवर्स में पढ़ाई की बात है तो कोई भी जॉब ऐसा नहीं होता है कि आप फुल टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं. थोड़ा बहुत 10 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे का भी आपको टाइम मिल सकता है, तो उसको आपको यूटिलाइज़ करना होता है. एक और इम्पॉर्टेंट बात है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कि आपके पास हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आप अपने नोट्स को एक्सेस कर सकें, क्योंकि आपको मतलब कहीं घूमना भी पड़ सकता है, फील्ड विजिट भी हो सकता है, या ऑफिस में भी हैं, यू जस्ट नीड टू एक्सेस योर नोट्स. तो आई यूज़ टू मेक नोट्स ऑन एवरनोट. आप एवरनोट या और भी कोई प्लेटफॉर्म ले सकते हैं और उस पर अपने नोट्स को बना सकते हैं. आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप एक अच्छा मोबाइल रखें विच हैज़ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, जिसमें सारे आपके PDFs हैं, ऑप्शनल के हैं या GS के हैं, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन एक्सेस दोज PDFs एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट देम. विथ रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर रीडिंग ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि जो आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं, डोंट वेट कि हार्ड कॉपी आपके पास आए, क्योंकि उनका टाइमिंग भी मैच नहीं कर सकता है. तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग दी PDFs ऑफ न्यूज़पेपर. आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो डोंट स्पेंड मोर देन 1 hour ऑन न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि आपके बाकी सारी चीज़ें भी कवर करनी होती हैं. उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए. एक चीज़ मैं और सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका जो ऑफिस है और आपका जो रेजिडेंस है उनके बीच काफ़ी डिस्टेंस है तो कम्यूट करने में काफ़ी टाइम लगता है. तो आप जो ऑडियो लेक्चर्स होते हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ प्रोग्राम्स होते हैं या कोई भी लेक्चर हो गया किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉलो करते हैं, उनके ऑडियो आप जो है उस पीरियड में सुन सकते हैं. कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि आपकी पॉजिटिविटी से रिलेटेड होती हैं, जो कि आई हैव फाउंड पर्सनली वेरी हेल्पफुल. कि जब आप जॉब में होते हैं और कोई किसी की आप हेल्प करते हैं, इधर एक जूनियर हुआ या कोई भी
आपके पास हेल्प के लिए आता है. व्हेन यू हेल्प समवन यू फील अ पॉजिटिव एनर्जी विद इन यू, एंड आई डोंट नो हाउ बट इट सम हाउ हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन. तो ये सब चीज़ें भी आप कीजिए. बी हेल्पफुल एट योर वर्क प्लेस. विथ रिस्पेक्ट टू वर्क प्लेस ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड कन्फ्रंटेशन विथ योर कलीग्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जब आपका डिस्टर्ब माइंड होता है तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं प्रिपरेशन पे. इसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि सेक्रीफाइस करनी होंगी, डेलिबरेटली करनी होंगी. आपको जो भी सोशल गैदरिंग्स हैं या ऑफिस पार्टीज़ हैं उसको अवॉइड करना होगा ऑन द पर्पज़. ये आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसा कुछ बहुत क्रिटिकल प्रोग्राम होगा जिसमें आपको जाना पड़ सकता है, बट देर आर मेनी प्रोग्राम्स विच यू कैन अवॉइड. सो आई कॉल इट deliberate denial of participation, DDP philosophy. So DDP philosophy is important for working aspirants, so start following that. और during the preparation phase also बहुत सारे we understand कि UPSC का साइकिल कैसा होता है. प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है. एंड आई हैव गिवन 5 अटेम्प्ट्स एंड आई हैव सीन फेलियर्स एट एवरी स्टेज. सो हर स्टेज पे जब भी आपको फेलियर होता है इट्स वेरी हार्ट शैटरिंग, और उसके ऊपर से जॉब का प्रेशर अलग होता है, तो बहुत बार आपको फीलिंग आएगा कि यू वांट टू क्विट. तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि इन दोज मोमेंट्स डोंट टेक डिसीजन इन हेस्ट, क्योंकि आई पर्सनली रिमेंबर कि जब 2016 का CSE का रिज़ल्ट आया था एंड विच वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू, I was expecting I would get selected, but I could not get selected, and that moment was very very painful for me, and I was on the verge of quitting my job. बहुत सारे options मैं explore कर रहा था उस point पे कि I should go for SSC, not this corporate job which is more demanding, और भी बहुत सारे options कि I should quit my job and whatever money I have earned उसको मैं use करके 2-3 साल तक ट्राई कर सकता हूँ. फिर मैंने फ्रेंड्स से डिस्कस किया, लोगों ने सजेस्ट किया कि डोंट टेक डिसीजंस इन हेस्ट. सो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसे मोमेंट्स पे इधर प्रीलिम्स पे फेलियर होता है या मेंस में फेलियर होता है या फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे जब भी मोमेंट्स आएंगे जब आपको कोई सेटबैक लगेगा या फेलियर होता है किसी भी स्टेज पे, सो टेक योर टाइम, 2 days 3 days और 1 week एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन. इसमें आपका एक थिंकिंग भी होना चाहिए इस प्रोसेस में कि वाई यू वांट टू क्विट. अगर आपको लगता है कि लाइफ इजी होने वाली है इससे, तो जस्ट थिंक अबाउट कि व्हाट यू विल डू आफ्टर यू बिकम अ सिविल सर्वेंट. उस टाइम पे भी आपको इससे बड़े बड़े डिफ़िकल्ट टारगेट्स को डिलीवर करना होगा, इससे भी डिफ़िकल्ट एंड हार्श सिचुएशन में आपको काम करना होगा. तो जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज कि अभी जो मेरा वर्क है आई एम टेकिंग इट एज अ चैलेंज एंड देन प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तो ये आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो जाएगा. तो यही सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर लाइफ. और ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आई एम श्योर कि सम डे यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. सो जस्ट बी सिंसियर एट योर वर्क एंड बी ट्रूथफुल टू योर प्रिपरेशन. सक्सेस विल कम one day soon. Thank you very much. Hello friends, my name is Praveen Chen. I am from East Godavari district of Andhra Pradesh. I have secured 64th rank in this year UPSC Civil Services examination. We have discussed about the 3 stages of examination. Prelims, we discussed mains and interview as well. Now I want to give some suggestions for the people who are preparing while working. I worked for 2 years and resigned from my job, and I prepared for 1 year and gave the examination, and after my first attempt failure I again rejoined my work because I was having some financial constraints in that regard, and I gave my second and third attempt while working. So many working candidates have some questions: how to prepare, how to manage the times, how to navigate between the office environment and your study environment. I always clearly distinct idea that I should clear the examination irrespective of what it may. So even when I rejoined the job, so I used to give adequate time for my preparation, especially second and third attempt. So how I used to manage? I used to wake up early in the morning. For example, my office timings used to be 10 to 10:30. I used to wake up around 4 o'clock in the morning, and between 4 to 8:30 I used to study for the examination. After that I used to go to the office and come back in the evening. Again I used to give 2 hours for my study. So during the weekdays also I used to manage
at least 6 hours of the time every day. It is very tiring and it takes a lot of toll on your body. But since you have the deep desire of clearing the examination, you have to put your hard work, you have to navigate your circumstances, because many of the aspirants might not have that luxury to leave the job and give full time for the preparation. Many of us have family responsibilities, many of us have financial constraints, so you can work, you can also earn, at the same time you can prepare for the examination. And especially during the weekends, I used to prepare fully. I used to put up my best efforts. In that environment, sometimes you might not be close to your colleagues, you might not be not able to meet the new friends, etc. But ultimately, you have to keep your long-term perspective in the mind. If you prepare well and if you keep away from your distractions and everything, you will be able to give the time even during the work. Don't get too much into the money aspect, don't get too much into the other aspects while working. Just think that you have to somehow manage your work and somehow manage your preparation. And I am not saying that you should not do best in your work. Give your best in the work, because the company is paying you and ultimately you have to derive the satisfaction from your work. Give the best in the work, at the same time give your best in the studies also, and utilize the time innovatively. While working, try to listen to certain current affairs. You can put your earphones in the office and you can listen to current affairs. Similarly, while commuting between the home and office, you can revise your notes. I used to walk from office to home and vice versa. So I used to keep my notes in my phone and I used to revise them while working, so that I am able to put some extra efforts. Similarly, while I was going for breaks, during the tea or coffee breaks, I used to keep my phone and I used to revise my notes. So I used to get the extra time wherever I was able to make. Even in the meetings, sometimes when there is a break, I used to read. So it is hard, but ultimately since I had to do that, so I did that. So get the time and do your best efforts. So definitely I did with my work, so you also can do that. So don't ever think that while working you cannot prepare for civil services examination. Definitely you can work. It may take some time, maybe 1 or 2 attempts extra it might take, but ultimately if you put your best efforts, it will work. And second thing, the working candidates have certain advantage, because you will be talking with the people, you will be interacting with the colleagues, your team, your boss. So this gives you an experience before coming into the bureaucracy. Especially if you are working in private sector, it shows you the stark contrast between your public sector and private sector. So you can bring some aspects of efficiency, some aspects of innovation into the public sector when you join civil services. So the experience that you gain while working will never go in vain. And I also found that during the interview, the candidates with experience are asked many questions from their work experience, from the environment, from their team, from the kind of work they do. So it also an opportunity for you to present the work you are doing, to present yourself among the board. Always in working candidate can bring something extra to the table. So you are not at all in a disadvantaged position by not preparing full time. You have an advantage of having an experience that can add advantage to the certain aspects in the governance. So don't think that make yourself below than any full time any candidate who is preparing full time. Think that you have an extra added advantage. So all the best, do your best. All the working candidates can definitely prepare for this examination and clear this examination. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशन कुमार है। मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 में 114वां रैंक प्राप्त किया और मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज अलॉट हुआ है। मैं आज आपसे अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल मैंने कैसे तैयारी की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2010 से लेकर 2019 तक मैं लगातार जॉब में था। JSW स्टील लिमिटेड में आई वाज वर्किंग एज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर। सो बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल ये जर्नी ऑलरेडी बहुत डिमांडिंग है, तो वर्किंग प्रोफेशनल होने की वजह से ये थोड़ी और ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती है, लेकिन ये आप कर सकते हैं। सो आज मैं कुछ पॉइंटर्स आपसे डिस्कस करूंगा जो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको माइंड में रखना चाहिए, और उससे शायद आपकी जर्नी थोड़ी आसान और एक आप भरोसा आपके अंदर हो सकता है कि नहीं आप ये कर सकते हैं, और फाइनली जर्नी जो होगी वो बहुत रिवार्डिंग होगी। मे बी थोड़ी डिमांडिंग होगी बट इट विल बी रिवार्डिंग, ट्रस्ट मी।
सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल होने के नाते आपको ये भरोसा करना मुश्किल होता है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी फुल टाइम जॉब के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होता है कि लाखों लोग हैं जो सब कुछ छोड़ के सिर्फ फुल टाइम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको मतलब बेस्ट ऑफ द माइंड्स के साथ कम्पीट करना है। तो सबसे पहले आप यकीन मानिए कि आप ये कर सकते हैं, और थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा नहीं शायद बहुत मुश्किल हो, बट ये किया जा सकता है अगर आपके पास कोई और चॉइस नहीं हो। आप सबको पता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, तो सबके पास ये मौका नहीं होता है कि आप जॉब छोड़ के फुल टाइम तैयारी कर सके। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात है कि इंटीग्रेट योर प्रिपरेशन विथ योर लाइफ स्टाइल। तो आपका जो मतलब लाइफ स्टाइल है उसको आपको अपने प्रिपरेशन के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा इसमें वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाए कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप तैयारी कुछ अलग से कर रहे हैं, आपके डेली रूटीन का हिस्सा हो जाएगा तैयारी। तो सबसे पहली बात ये होती है, जब आपको एक बार भरोसा हो गया कि आप कर सकते हैं और करना ही है और आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, ये फैसला कर लिया कि आपको तैयारी करनी है, तो आपको इस बात की प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन करनी है। यू हैव टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ योर यूपीएससी प्लान्स। होता क्या है कि आप सबको पता है यूपीएससी और खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओवर हाइप्ड है। इसके अराउंड एक हाइप, सोशल हाइप क्रिएट होता है कि अच्छा आप यूपीएससी की तैयारी कर, जैसे किसी को आप बताएंगे तो एक अलग तरह का आपके इर्द गिर्द माहौल बन जाता है। और एग्ज़ाम अपने आप में ये बहुत डिमांडिंग है और काफ़ी मतलब इसमें प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर कम नहीं है कि आप लोगों को बता के लोगों का एक सोशल एक्सपेक्टेशंस का भार अपने ऊपर डाल लें और अपना प्रेशर और बढ़ा लें। तीसरी बात है कि हैव फ्लेक्सिबल अप्रोच। चूँकि आप फुल टाइम वर्क कर रहे हैं तो आप एक फिक्स रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपको पता नहीं होगा कि आपके वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग किसी दिन आपको हो सकता है 8 घंटे की ड्यूटी, हो सकता है किसी दिन 12 घंटे की ड्यूटी हो। बहुत सारे मतलब इमरजेंसीज आ सकते हैं आपके काम के दौरान जिसके लिए आपको ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़े। तो आप मतलब एकदम रिजिड नहीं हो सकते हैं कि आज मुझे 8 घंटा ही पढ़ना है या 4 घंटा ही पढ़ना है, 5 घंटा ही पढ़ना है। आपको मोर फ्लेक्सिबल टारगेट्स और फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि आपका टारगेट होना चाहिए हाँ एक हफ्ते में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा। तो हो सकता है चलो आज अगर आप ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए तो उसको किसी न किसी तरह अगले दिन मैनेज कर लेंगे या फिर ज़्यादा पढ़ के। तो मतलब एकदम रिजिड अप्रोच कि नहीं ये मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, इतने घंटे में नहीं पढ़ पाया, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो इस बात के लिए तैयार रहे कि थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। चौथी बात होती है स्टिल गोल्डन आवर्स। चूँकि आप काम कर रहे हैं और काम भी डिमांडिंग है और तैयारी भी, तो आपको एक एकदम पीसफुल स्लॉट जो होता है कि हाँ मुझे 4 घंटे एकदम शांति से बैठ के पढ़ना है तभी मैं पढ़ पाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको टाइम मिलेगा नहीं, आपको टाइम चुराना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जनरली हर जगह लंच आवर होते हैं, तो जनरली लंच आवर आधे 1 घंटे या 45 मिनट जितनी देर का भी होता है। तो आपको ऐसा करना है कि वो लंच जो नॉर्मल लोगों के लिए 1 घंटे का 45 मिनट का होता है वो आपको 5 या 10 मिनट में ख़त्म करके बाकी टाइम आप पढ़ने में लगा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा आपका एक हथियार होगा आपका फ़ोन। उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप फ़ोन में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स का मतलब ऑलमोस्ट तैयारी का मैक्सिमम हिस्सा आप फ़ोन में राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा बाकी सब कुछ कर सकते हैं। और ये आप कहीं भी कर सकते हैं। आप हर जगह मतलब ड्यूटी आवर के दौरान आप बुक लेके नहीं जा सकते हैं, कॉपी लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन फ़ोन आप हर जगह लेके जा सकते हैं। और ट्रस्ट में ये जो आप गोल्डन आवर्स डेली आप 1 घंटा ही अगर लंच में के दौरान चुरा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। आपका वर्क शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग लंच आवर, तो इस लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी और इस मतलब शेड्यूल का जो फायदा होगा ना उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक फोर्स्ड कंटिन्यूटी और फोर्स्ड रेगुलरिटी जो आपके पढ़ाई में हो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। 5th है बैलेंस योर वर्क परफॉर्मेंस। देखिए आपको पता है कि आपका मतलब लॉन्ग टर्म प्लान यूपीएससी या सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, हो सकता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि काम में भी आपको ध्यान देना है। आप ऐसा एकदम अपने जो काम से रिलेटेड जिम्मेदारी उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उससे आपके इर्द गिर्द एक निगेटिव माहौल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी आप पे कोई जिम्मेदारी है तो आपके सुपीरियर्स, जूनियर्स या सबऑर्डिनेट्स जो भी हैं वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना काम जिम्मेदारी से करें। तो जो भी काम आपको दिया गया है वो काम आप ईमानदारी से कर लें, उसको अपने तरीके से प्लान करके कम से कम समय में निपटाएं। और इसके लिए ये भी बात होती है कि आप ये भी नहीं उम्मीद करें कि आप एक स्टार परफॉर्मर वर्क प्लेस में भी हों और आप यूपीएससी की तैयारी भी कर लें। ये करने के लिए आपको मे बी दैट विल नीड सुपर ह्यूमन एफर्ट, जो कि शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं। तो हैव मतलब रीजनेबल वर्क परफॉर्मेंस। जो काम आपको असाइन किया जाता है वो काम ईमानदारी से करिए। बाकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मतलब इंथुजियास्टिक होकर अलग इनिशिएटिव लेना या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। जितना काम आपको अलॉट किया गया है उसको ईमानदारी से करिए, बाकी आप बैलेंस करके चलिए।
सिक्स पॉइंट होता है मैनेज योर सोशल ऑब्लिगेशंस। जब आप काम करते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे वर्क करने के साथ साथ आपके बहुत लोगों से रिलेशंस भी होते हैं, ऑफिस पार्टीज, टूर्स, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपको वहाँ पे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। शुरू में कई बार आपको लोग पूछेंगे पार्टीज़ के लिए, टूर्स के लिए बहुत, लेकिन अगर कुछ दिन तक आप शुरू में लोगों को मना कर देंगे, फिर एक टाइम आएगा कि कोई आपसे पूछेगा ही नहीं। तो इस तरह से आपका इन सब चीज़ों में जो टाइम जा सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका बचेगा। और ये जो सोशल ऑब्लिगेशंस वर्क से रिलेटेड होता है, उसको कीप दैट टू बेयर मिनिमम। जहाँ एकदम जरूरी है, एकदम ऑफिशियल चीज़ है, उसी को अटेंड करें, बाकी चीज़ों को आप इजीली स्किप कर सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं होगा, शुरू में थोड़ा होगा, बट धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी लोग भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे। सेवेंथ है मैनेज रिलेशंस विथ सुपीरियर्स, जूनियर्स एंड कलीग्स। वर्क प्लेस पे पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कई सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सुकून होना बहुत ज़रूरी है, मेंटल पीस। उसके लिए है कि आप सबके साथ अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश करें, जूनियर्स को सपोर्ट करें, सुपीरियर्स के इंस्ट्रक्शंस को जितना फॉलो कर सकते हैं ईमानदारी से उतना फॉलो करें, सो दैट सबके साथ आपका एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ, लोगों के साथ आपका एक हार्मोनियस रिलेशन हो, सो दैट अगर आपको कल को छुट्टी लेनी हो, आपको अगर कुछ अलग से टाइम निकालना हो, तो उसके लिए लोग आपको बिना जाने कि आप ये क्यों कर रहे हैं आपको सपोर्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है 8 कि स्टे अवे फ्रॉम ऑफिस पॉलिटिक्स। ये ह्यूमन नेचर होता है, जहाँ लोग इकट्ठे होंगे, थोड़ा बहुत ऑफिस वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, गॉसिप्स, ये सब होता है। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट। आपका लॉन्ग टर्म या एंड गोल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों में टाइम या वक्त बर्बाद करें। 9th है कि हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर जॉब इन टर्म्स ऑफ पे एंड पर्क्स। देखिए, आपको पता है कि आपका एंड गोल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जो बहुत डिमांडिंग है, तो कहीं ना कहीं आप कितना भी कोशिश करें, आप अपना 100% जॉब भी नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगा। आप नए इनिशिएटिव्स लेना, मतलब कई नई चीज़ों में इन्वॉल्व होना, इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते वर्क प्लेस में, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको मतलब ऐसा अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होना चाहिए कि आपको रेटिंग बहुत अच्छा मिले, आपको आउटस्टैंडिंग रेटिंग भी मिले, आप सिविल सर्विस की तैयारी भी कर ले। तो अगर इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागे कि आपको टाइम पे प्रमोशन नहीं मिला, आपका प्रमोशन ड्यू था, इंक्रीमेंट ड्यू था, ये नहीं मिला, तो इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा ना भागे, जो मिल रहा है उसमें खुश रहें, बी रीजनेबल। आपको पता है कि आप अपना 100% दे नहीं रहे हैं, तो आप 100% एक्सपेक्ट भी मत करिए, ठीक है? क्योंकि आपका एंड गोल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। ये जॉब एक आपको यूनिक अपॉर्चुनिटी है अपना पर्सनल ऑब्लिगेशंस और एक जो ड्रीम्स है उसको बैलेंस करने का। सो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। 10th की रियलाइज योर यूनिक अपॉर्चुनिटीज़। एक वर्किंग प्रोफेशनल होना बहुत बड़ा चैलेंज है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक यूनिक अनुभव है उस सेक्टर को समझने का या लोगों को बैलेंस करने का। तो कहीं ना कहीं एक आपका एक जो पूरा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस है और पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं आपका एक सोशल अवेयरनेस चेक करता है। तो उस सोशल अवेयरनेस का एक हिस्सा जो बहुत अहम है, वो आपको इस काम के थ्रू समझ में आता है। आप लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, एथिकल इश्यूज कैसे हैंडल करते हैं, टीम वर्क क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए मतलब महज एक थ्योरेटिकल डिफिनीशन नहीं रह जाएगा। इस चीज़ों को आप डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से आप में जो एक मैच्योरिटी और एक सोशल अवेयरनेस आएगा, दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर आंसर्स, स्पेशली इन मेंस एंड इंटरव्यू। तो आपके जो आंसर्स होंगे, आपके जो एग्जाम्पल्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप डे टू डे एक्सपीरियंसेस के एग्जाम्पल्स अगर उससे रिलेवेंट है तो आप लिख सकते हैं, तो वो आपके आंसर्स को यूनिक बनाएगा। तो मेंस में आपके आंसर्स, खासकर जीएस पेपर 4 में और एसए पेपर में, आपके जो इनसाइट्स होंगे सिंस बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, वो बहुत आपके आंसर्स को यूनिक बनेगा। मे बी दैट विल फेच यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। सिमिलरली इंटरव्यू में आपके पास एक टॉपिक होगा जिस पे आप काफ़ी कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि आपने उस प्रोफेशन को अच्छा खासा वक्त दिया है। तो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स के पास एक टॉपिक होगा जिस पर आपको ग्रिल कर सकते हैं, एंड यू विल बी ऑल्सो कंफर्टेबल। लाइक इन माई केस, मैंने स्टील सेक्टर में 8.5 साल काम किया, और मेरा ऑलमोस्ट 90% ऑफ क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा गया वो फोकस्ड अपॉन स्टील सेक्टर था। तो मैं बहुत कंफर्टेबल था उन सारे सवालों का जवाब देने में, क्योंकि मैंने उस सेक्टर को अपने ज़िंदगी के 8.5 साल दिए हैं। उसके बाद होता है कि बी एप्रिसिएटिव ऑफ योर वर्क प्लेस एंड पीपल। आपको कभी कभी वर्क डिमांड्स की वजह से कई बार फ्रस्ट्रेशन होगा, लगेगा कि मुझे जो टाइम तैयारी में भी देना चाहिए वो मैं काम को दे रहा हूँ, या फिर लोग मुझे उतना सपोर्ट जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहे हैं, लीव्स छुट्टी मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से हो सकता है आपके दिमाग में कुछ निगेटिविटी आ जाए,
जॉब को लेकर, अपने काम की जगह को लेकर या वहाँ के लोगों को लेकर, बट कहीं ना कहीं आपको इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। आप मतलब जहाँ काम कर रहे हैं, जिस जगह से आपकी रोजी रोटी चल रही है, जो जगह आपको एक काम दे रहा है, उसको लेकर आप क्रिटिकल नहीं हो सकते हैं। वी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क एंड वर्क प्लेस। आप जो भी पॉजिटिव है उन पे फोकस करिए कि आपको अपने आप को फॉर्चुनेट फील करना चाहिए कि इस देश में जहाँ मतलब इतनी बेरोजगारी है और लोगों को एक अच्छा जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, फील योर सेल्फ फॉर्चुनेट कि आपके पास एक जॉब है। तो आप इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लेके इस चीज़ को अप्रिसिएट करें और खुश रहें इस चीज़ को लेके आपके पास जॉब भी है, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और कहीं ना कहीं एक यूनिक मौका है कि आप प्रूव कर सकते हैं कि ये एग्ज़ाम की तैयारी इस जॉब के साथ भी हो सकती है। और ट्रस्ट मी, एंड में जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, और बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये बहुत रिवार्डिंग होने वाला है। तो हैव दैट ड्रीम कि एक दिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो कितना एक अलग फीलिंग हो कि आपने बिना किसी के सपोर्ट के, बिना एक पेरेंट्स के ऊपर बोझ होए हुए आपने सारी जिम्मेदारी उठा के इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो दैट विल बी मतलब बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क एंड वर्क प्लेस। एंड सबसे बड़ी बात है, डेवलप थिक स्किन। ये बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कुछ लोग होंगे जो आपको मे बी सामने में या पीछे में क्रिटिसाइज़ करेंगे या दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन। तो आप कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, बट डेवलप थिक स्किन। आपको ज़्यादा क्रिटिसिज्म को दिल पे नहीं लेना है और कोई कभी प्रेज, कभी अप्रिसिएशन मिले तो उसको दिमाग में नहीं चढ़ाना है। वो कहते हैं ना, इक्वानिमिटी मीन्स ट्राई टू बी रीजनेबल और मोर अप्रिसिएटिव ऑफ ऑल द थिंग्स जो पॉजिटिव और निगेटिव्स हैं। तो वो जो आप थिक स्किन डेवलप करेंगे वो सिर्फ इसी जॉब में नहीं या इसी तैयारी में नहीं, आगे भी लाइफ में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको तारीफ और शिकायतें दोनों बराबर मात्रा में मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने लीव्स को, पेड लीव्स हैं आपके, कैजुअल लीव, सिक लीव्स या प्रिविलेज लीव्स हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करें, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम पे लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रीलिम्स के पहले, मेंस के पहले। तो आप बाकी सोशल ऑब्लिगेशंस, घर विजिट करना, शादियों में जाना या जो भी ऐसी आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको कट करें और अपनी लीव्स को प्रॉपरली प्लान करें। और सो दैट आपको क्रूशियल टाइम पे 15 दिन फिल्म से पहले या 1 महीना मेंस के पहले पेड लीव आप ले सके, सो दैट आप उस टाइम जो सबसे एंड मोमेंट था, जिस टाइम आपको रिवीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस टाइम आपको लीव मिले। और इसके लिए बाकी पॉइंटर्स का ध्यान रखेंगे, जैसे कलीग्स के साथ या सुपीरियर्स के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा तो वो चीज़ें मिलने में आसानी होगी। मैं आपसे माइन्यूट डिटेल्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये ब्रॉड पॉइंटर्स हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल पे लागू होंगी। इन सारे पॉइंटर्स को डिस्कस करने के बाद मैं थोड़ा बहुत आपको ये बताऊँगा कि मैंने कैसे इन चीज़ों को फॉलो किया। जैसे सबसे पहली बात, 2010 में जॉब ज्वाइन करने के बाद 2013 में जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद 2013 से 2019 तक 6 साल मैंने घर जाने के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। 6 साल मैं अपने घर नहीं गया, किसी शादी, किसी भी जो मतलब फैमिली फंक्शंस या बहुत सारे मतलब सिचुएशन जहाँ मुझे वाकई होना चाहिए था उनको भी मैंने अटेंड नहीं किया, ये सोच के कि अभी तो ठीक है, थोड़ा मुश्किल डिसीजन था, बट अगर एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है देन एवरीथिंग विल मेक सेंस और शायद लोगों के भी जो शिकायतें हैं वो दूर हो जाएंगी। इस उम्मीद के साथ मैं 6 साल 2013 से लेकर 2019 तक मैंने कोई छुट्टी नहीं ली घर जाने के लिए या इन सब चीज़ों के लिए। और इस सारी जो पेड लीव्स थे उसको मैंने मतलब बचा के रखा था अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लेने के लिए, और वही मैंने किया। दूसरा होता है पढ़ाई की बात। जनरली मेरे से पूछा जाता है कि आपका रूटीन क्या था। ट्रस्ट में मेरा कोई रूटीन नहीं था, मेरा बस एक ब्रॉड टारगेट्स होता था कि हाँ ये जो टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो मुझे टाइम पे देना है, इतना सिलेबस या इतना टॉपिक मुझे इस हफ्ते में या इस महीने में कंप्लीट करना है। तो वो करने के लिए मैं जहाँ मौका मुझे मिलता था, अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो रास्ते में बस से जा रहे हैं तो बस में बैठ के, या फिर लंच आवर में, या फिर कहीं भी घूमने, तो कहीं भी फ़ोन लेके, मतलब मैं अपना न्यूज़पेपर, मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी सारी मैंने फ़ोन में ही मैंने पढ़ाई की है। दूसरी बात थी कि मेरे पास क्लासरूम कोचिंग का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपने ऑप्शनल के लिए जो कोचिंग थी वो मैंने ऑनलाइन मोड में ली। वो उसका फ़ायदा ये था कि मैं अपने सुविधा के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से वो सारे वीडियोज़ जब चाहूँ तब देख सकता था। और सारे मॉक टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिए। इनफैक्ट मेंस का जो टेस्ट सीरीज़ था वो भी मैंने ऑनलाइन में ही दिया, आंसर्स लिख के उनको अपलोड करना और उनसे फीडबैक लेना। ये मतलब आज के डेट में जो ऑनलाइन मोड है ये आपके लिए एक तरह से बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप कहीं भी रह के तैयारी कर सकते हैं। बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैंने 5th अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया। पहले 2 अटेम्प्ट 2014 और 2015 में मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया। 2016 और 2017 में मैं मेन एग्ज़ाम में फेल हो गया। 2018 में मैं फाइनली तीनों स्टेज क्लियर कर पाया एंड आई गॉट द रैंक। सो इन फेलियर्स के बावजूद ही मैं कहीं ना कहीं इसलिए कंटिन्यू कर पाया क्योंकि जनरली लोगों को प्लान बी सोचना पड़ता है कि अगर सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं हुआ तो क्या करूँगा। तो मेरा ऑलरेडी आई वॉज इन प्लान बी, मुझे प्लान बी सोचना नहीं था, मैं ऑलरेडी प्लान बी में तो था ही। मतलब
एक लाइन में कहें तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थी जो जिसने मुझे पुश किया कि अगर मेरे पास, अगर मैं क्लियर कर लेता हूँ तो आई विल गेट एवरीथिंग, जो मेरा लॉन्ग चेरिश ड्रीम, आई विल गेट दैट। अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो जो मैं कर रहा हूँ तो कर ही रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी है और पूरा सिलेबस है, कहीं ना कहीं अगर आप पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो आपको डाउन द लाइन टाइम के साथ ये रियलाइज़ होगा कि यू बिकम अ मच बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप एक जहाँ आप जो काम कर रहे हो उसमें और बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। यू गेट यूनिक इंसाइट्स इनटू, मतलब जो सोसाइटी के कई सारे पहलू, उनका एक अलग समझ आपको होती है और उन सब चीज़ों को आप अपने काम की जगह में लागू कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो देखिए, एक बात है कि इस एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाखों लोग तैयारी करते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो माय बेस्ट विशेस कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें। इन केस अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और अगर आप अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार रहें तो ट्रस्ट मी, ये सारा नॉलेज आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आप ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, अगर आप अपने इस अनुभव को लेके मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखें कि हाँ, जो कुछ भी हुआ मैंने गेन ही किया है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपने खोया कुछ नहीं, जो है पाया ही है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप कितना भी पढ़ने के बाद आपको कभी ये हमेशा ये लगेगा कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको अभी और पढ़ना है और पढ़ना है। और मेरे कहीं ना कहीं 2016 और 17 में जो मेंस में फेल हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं पढ़ रहा था बट मुझे कभी ये लगा नहीं कि हाँ, अब मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे लगा अभी और पढ़ना है। वो कभी वो फीलिंग ही नहीं आती कि हाँ, अब आप पूरी तरह तैयार है। मैं सोचता था कि जब मैं पूरा मतलब कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा अपने सिलेबस को लेकर, हाँ मैंने सिलेबस कवर कर लिया, देन आई विल स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बट ट्रस्ट मी, वो दिन कभी आया ही नहीं। जब 2016 और 2017 में जब मेंस में मैं फेल हो गया, उसके बाद मुझे समझ आया कि अब और ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर 2017 के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की मेंस के लिए, और टेस्ट सीरीज का प्रेशर होने की वजह से मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स, और उसका बहुत फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से मैं 2018 में मेंस के सारे पेपर्स टाइम पे कंप्लीट कर पाया। तो ये अगर खासकर वर्किंग प्रोफेशनल जो क्लासरूम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं और जिनका एक फिक्स टाइम लाइन नहीं है, उनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दे डोंट गेट दैट फीलिंग कि हाँ, मैंने अब कंप्लीट कर लिया, आई शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि बहुत क्रूशियल है। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा सो दैट आप पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ और यू कैन क्लियर द मेंस। तो ये आप भरोसा रखिए कि एक बार अगर आप सिलेबस को पूरा पढ़ लेते हैं और एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, मे बी आप नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, इवन देन आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दीजिए। आप इसको डिले करके आप अपना सक्सेस को डिले कर रहे हैं और फेलियर को कंसिस्टेंट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, ऐसा ये नहीं होने वाला। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो डोंट डिले योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेन एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया और एक बार रिविजन कर लिया, देन इमीडिएटली स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपका वीकनेसेस क्या है। और जनरली ऐसा होता है कि आपको अपनी गलतियां ज़्यादा याद रहती हैं। जो टेस्ट में आप गलती करेंगे उसको आप तुरंत समझने का आपको मौका मिलेगा और वो आपको ज़्यादा वक्त तक याद रहेगा कि हाँ, मैंने ये गलती की थी। और आपको कहीं ना कहीं आपको पता चलता रहेगा कि आप को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगर आप अच्छा स्कोर आ रहा है तो आपको लगे कि हाँ ठीक है, आप इंप्रूव कर रहे हैं। जैसा मेरे साथ हुआ 2016 में मैंने जब प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दिया था, उसमें मेरे स्कोर 17 में दिया, फिर 18 में दिया, तो आई वॉज कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग। सिमिलरली फॉर मेंस 2016 में मेरा आई गॉट 528 मार्क्स आउट ऑफ 1750। इन 2017 आई गॉट 783 आउट ऑफ 1750। ये दोनों फेलियर थे, बट मैं दोनों बार फेल हुआ, बट मैं बेहतर फेल हुआ। तो ये कहीं ना कहीं आपको भरोसा दिलाता है कि चलो ठीक है, आप फेल तो हो रहे हैं बट कहीं ना कहीं आप इंप्रूव कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं। बस शायद एक और फाइनल पुश की ज़रूरत है। जो फीलिंग मुझे 2017 में फेल होने के बाद आई, जब मैंने मार्क्स देखा तो मतलब कट ऑफ के काफ़ी करीब तक पहुंच गया था, तो मुझे लगा कि अब बस एक बार और पूरे ताकत से जोर लगाने की ज़रूरत है, जो मैंने लगाया 2018 में, एंड आई क्लियर्ड। तो वो एक जो पुश होता है, फेल होना गलत नहीं है, बट बेटर फेल होना, यू शुड फेल बेटर, और वो आपको पुश करेगा, क्योंकि आपके पास हमेशा एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होगा कि ये चीज़ें आपने गलती की। और ये खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई से कभी संतुष्ट नहीं होते। उनको लगता है कि वो पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे पाए हैं, तो उनको पता करना आसान है कि आप क्यों फेल हुए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं, मैंने तो अपना बेस्ट दिया था फिर भी मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूं। ये अब मैं क्या करूं, ये वाला सिचुएशन जनरली आपके साथ नहीं आएगा। आपके पास हमेशा एक लंबी लिस्ट होगी थिंग्स टू डू कि हाँ, ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैंने नहीं की थी, मुझे करनी है और ये मैं करूंगा, तो यू विल बी सक्सेसफुल। तो ये सब चीज़ें हैं जो बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल आपका यूनिक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा होता है कि फेल्यूर का जो प्रेशर होता है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद अगर आप फुल टाइम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और तब आप फेल होते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है।
आप उस प्रेशर को हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है कि 3 बार आप फेल हो जाएं सब कुछ फुल टाइम प्रिपरेशन करने के बावजूद। तो फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इट बिकम्स टू मच टू बियर। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके पास फेल्योर का मातम मनाने का समय नहीं है। आपको पता है कि आपके पास समय नहीं है कि आप ये बैठ के दुखी होते रहे कि मैं फेल हो गया, नहीं, आपको इंप्रूव करना है और आप फोकस करेंगे थिंग्स टू डू वाली लिस्ट पे, और ये कहीं ना कहीं आपको पुश करते रहेगा। एक और चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि फेल होने के बाद या तैयारी के दौरान आपको बहुत बार ये फीलिंग आएगी कि आप जो लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, जो क्लासरूम कोचिंग कर रहे हैं, उनसे आप पीछे रह जाएंगे। ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है। ये फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आती थी। मैं अपने आप को बहुत कोसता था कि मेरा मतलब इन सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं फुल टाइम तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं पीछे रह जा रहा हूँ। ये दौर मेरा 2013 से लेकर 2015 तक चला। 2015 में जब मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ, देन आई बिकम वेरी क्लियर कि अगर मुझे अब तैयारी करनी है तो जॉब के साथ ही करनी है, और मेरा क्लियर होना है तो जॉब के साथ ही होगा। तो ये माइंडसेट जब मेरा शिफ्ट हुआ ना, कि जब मैं अपने आप को कोसने और बाकी लोगों से कंपैरिजन करने की जगह खुद को इंप्रूव करने पर जब मैंने फोकस किया, देन थिंग्स गॉट बेटर। एंड मतलब मेरा जो प्रिपरेशन था बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर फोकस्ड। एंड वो जो होता है ना एक निगेटिविटी कि मैं दूसरों से जो तुलना करने की बात होती है वो ना करके खुद को इंप्रूव करने पे ध्यान दिया, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये बात है कि आप बिल्कुल अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते हुए एक जॉब वर्किंग प्रोफेशनल होने को एक अपॉर्चुनिटी मान के, जो आपको एक डेफिनेटली एक एज देने वाला है मेंस में और इंटरव्यू में भी, ऐसा सोच के एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के आप तैयारी शुरू करिए। इसके साथ आई विल कंप्लीट एंड all the best to all those aspirants who are working and aspiring for civil service examination. आप कर सकते हैं, have faith in yourself and feel good about it. This is a unique opportunity to you. All the best. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा यादव है। मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा में इस बार 411 रैंक प्राप्त किया है। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। कैसे मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर काम भी किया है 2.5 साल, और मैंने इस एग्ज़ाम में अपीयर भी किया है और इसको क्लियर किया है। जनवरी 2017 से मैंने अपनी एज अ प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की थी। 2017 में ही मुझे अपना पहला इंटरव्यू कॉल मिला था। उस एग्ज़ाम में मेरा फाइनल लिस्ट में 13 मार्क्स से रह गया था नाम। डिसएडवांटेजेस एंड डेफिनेटली बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफ द जॉब वर्किंग एज अ प्रोफेशनल के मैं बताना चाहूँगी। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट कि हाउ आई स्टार्टेड। 2017 में जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना जॉब ज्वाइन किया था, तब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। उसी साल मैंने अपना पीजी का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। मेरा एम्स में 248 रैंक आया था, और मेरे पास दोनों ऑप्शन थे कि मैं पीजी को ज्वाइन करूं या फिर मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करूं। अगर चैलेंजिंग जॉब की जगह देखा जाए और एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ने के बाद अगर आपको एक सीट मिलती है पीजी की, तो आप डेफिनेटली उसके लिए जाना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का कहीं मेरा प्लान था। तो जो फर्स्ट डिसीजन मैंने लिया था वो था कि मेरा नेचर ऑफ जॉब कैसा रहेगा। मैंने मेडिकल ऑफिसर का जॉब एक्सेप्ट किया ओवर अ पोस्ट ग्रेजुएशन जॉब। उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि मेरा जो मेडिकल ऑफिसर वाला जॉब था वो सुबह 7:30 से लेके 1:30 की जॉब थी, और एक दोपहर का हाफ था 1:30 से लेके 7:30 तक। तो इट वाज अ 6 आवर ड्यूटी, एंड सेकेंडली इट वाज अ डेस्क ड्यूटी। मुझे बस अपने ओपीडी में बैठना होता था, पेशेंट्स देखने होते थे। तो इतना था कि मुझे 6 आवर्स अपनी ओपीडी में फोकस करना है। उसके बाद मेरे पास पढ़ने का खूब टाइम हुआ करता था। तो जितने भी प्रोफेशनल सोच रहे हैं कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जॉब के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नेचर ऑफ जॉब को देखें, उसे बहुत लाइट बनाएं। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप एक लाइटर वर्जन में जा सकते हैं विद लेस सैलरी, तो प्लीज़ उस ऑप्शन को आप अडॉप्ट करें। जो सेकंड मैंने ध्यान दिया, जो मैंने एक्चुअली में फॉलो किया था, वो ये था कि मैं ऑलरेडी अपना पहला अटैम्प्ट, जिसमें मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई थी, मैंने अपना पहला अटैम्प्ट विदाउट जॉब दिया था। क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जब तक आप सिलेबस के गो थ्रू ना हो जाएं, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल अभी भी हैं, अगर वो लोग भी अगर प्रोफेशन के साथ अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो वो ये बात ध्यान में रखें कि कम से कम आपको 6 से 7 महीने लग जाते हैं पूरे सिलेबस को कवर करने में। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो अपने आप को इतना पुश ना कर पाएँ। अगर ना पुश कर पाएँ तो ज़्यादा हताश ना हो आप कि आप अपने जॉब के साथ एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए पूरा सिलेबस कवर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। जो थर्ड चीज़ मैंने ध्यान में रखी थी वो ये था कि जो मेरा ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो एकदम निल हो जाए। मेरी जो फैमिली है वो द्वारका में रहती है, और जो मेरा वर्किंग एरिया था वो ओखला में था। तो दोनों के बीच में कम से कम 2.5 घंटे का डिफरेंस होता है अगर आप ट्रैवल करके जाते हैं तो मैंने इस ट्रैवलिंग डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए एक हॉस्टल बहुत ही पास में ही लिया था ओखला के, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं वहाँ से कम्यूट करती थी, और वहाँ से सिर्फ मुझे 20 मिनट लगते थे पहुँचने के लिए।
तो जो थर्ड डिसाइडिव फैक्टर वो ये है कि अपने आप जॉब के साथ अपने और सारे जो एरियाज़ हैं उनको आप कट ऑफ कर दें। जो फोर्थ चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो एक्चुअली में फैक्ट भी रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सुपर वुमन या सुपरमैन नहीं होता। तो जब मेरा एग्ज़ाम होता था तो प्रीलिम से मैंने 1.5 महीना पहले छुट्टी ली थी और अपने मेंस के लिए मैंने 2 महीना पहले छुट्टी ली थी। थोड़ा ऑफिस में इश्यूज़ हुआ करते थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम पे फोकस्ड हैं तो छोटी मोटी बात सुनने की हिम्मत रखते हैं। तो मैंने भी सही टाइम पे छुट्टी का यूज़ किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने फुल फ्लेज लास्ट डे तक अपना जॉब किया था। तो ये कुछ रियल फैक्ट्स हैं जो मैंने अपना जॉब स्टार्ट करने से पहले सोचे थे। अब मैं आपको वो बताऊंगी कि मेरी जर्नी जब मैं अब जॉब कर रही थी तब कैसी रही, मेरा टाइम टेबल कैसा हुआ करता था। मेरा जो जॉब है उसमें 2 शिफ्ट्स में आप काम कर सकते हैं, सुबह 7:30 से 1:30 और शाम में 1:30 से लेकर 7:30 तक। तो मैंने चूज़ किया था अपना आफ्टरनून वाला हाफ। उसके बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न ये था कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं सुबह उठ के बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ। तो मैं ये सोचती थी कि जब मैं सुबह सुबह फ्रेश उठूँगी तो मैं पहले पढ़ाई करूँगी और याद करने का सारा काम मैं सुबह 7 बजे से लेकर अपना 1 बजे तक ख़त्म कर दूँगी। फिर 1 बजे मेरा जो हॉस्टल था, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपना खाना भी खुद प्रिपेयर नहीं करती थी, मैं हॉस्टल में रहा करती थी। मेरा बस मेन एम ये था कि 7 to 1 o'clock तक मैं अपना याद करने का सारा काम ख़त्म कर दूँ, 1 o'clock अपने मेस में जाऊँ, खाना खाऊँ। मैं मेस के टाइम में ही अपनी कैब बुक करती थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे अपना 1-1 मिनट सेव करना है तो मुझे अपने मनी का यूज़ करना होगा। उसके बाद 2 o'clock से लेके कुछ 5 o'clock तक हमारी प्रॉपर ओपीडी चलती है। तो मुझे कुछ एडवांटेजेस थे आफ्टरनून के। एक तो जब मुझे नींद आ रही होती थी तब मैं अपने ओपीडी में हुआ करती थी, तो वो जो नींद वाला हाफ था, मेरी जो थकान हुआ करती थी वो मेरी हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो जाया करती थी। दूसरी जो मुझे एडवांटेज था वो ये था कि शाम के हाफ में मेरे पेशेंट्स भी बहुत कम आया करते थे। तो छोटे मोटे टाइम जो मुझे मिल जाता था या फिर कोई ब्रेक टाइम हुआ करता था आधे घंटे का 5:30 वाला, तो उसे मैं अपने लिए यूटिलाइज़ करती थी। इसमें मैं कैच देना चाहती हूँ कि मैं अपना जो न्यूज़पेपर थी वो अर्ली मॉर्निंग ना पढ़कर उसे दोपहर वाले हाफ में पढ़ा करती थी। मैं अपने कैब में ही अपना पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। और क्योंकि मैं वर्किंग थी, जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था मैंने दोनों पेपर पढ़े थे, हिंदू और दी एक्सप्रेस। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को मैंने अपने सेकंड हाफ में छोड़ दिया था, फिर मैंने सिर्फ हिंदू पे फोकस करना स्टार्ट किया था। तो जब मैं अपने ऑफिस में बैठी होती थी तो मैं अपने डेस्क के ऊपर ही अपना न्यूज़पेपर लगा के रखती थी कि जैसे ही पेशेंट्स का लोड कम हो जाएगा तो मेरी नोटबुक में मैं अपनी नोटबुक रखती थी वहीं पे, उसमें मैं नोट्स बनाया करती थी। तो ऑफिस का मुझे ये एडवांटेज था कि एक तो मेरा डेस्क जॉब था, दोपहर में पेशेंट्स कम हुआ करते थे, और तीसरा एडवांटेज ये था कि मैं बैठ के वहाँ पर नोट्स बना लिया करती थी। अब मॉर्निंग में याद करने के बाद और दोपहर में न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं काफ़ी अच्छी खासी थक जाया करती थी, और मैं जब वापस पहुंचती थी अपने हॉस्टल तो हमेशा 8:30 टाइम होता था। तो मैं 8:30 से 9 o'clock तक अपना डिनर करती थी। लेकिन मैं कभी अपने रूम नहीं जाया करती थी हॉस्टल के, मैं सीधा अपनी लाइब्रेरी में ही अपने सारे बुक्स को लेके आया करती थी। मेरा प्लान बस ये था कि जो मैंने सुबह अपना ड्रेस पहना है वो मैं शाम तक उसी को मेंटेन करती थी। तो मैं 7:30 फिर मैं 8:30 वापस आकर खाना खाने के बाद 9 o'clock हमेशा मेरे पास एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप सर्कल था। मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं पूरे प्रोसेस में। तो हम लोग हमेशा 1 घंटे के न्यूज़पेपर डिस्कस करते थे 9 to 10 कि हमने आज पेपर में क्या आया है, हमने क्या पढ़ा है। अगर मैंने कुछ मिस किया तो वो ऐड करते थे और एक डिस्कशन ग्रुप हम रखा करते थे। फिर 10 to 11 के बीच में या तो अगर प्रीलिम्स है तो हम उसका टेस्ट पेपर करते थे, और या फिर अगर मेंस है तो हम आंसर राइटिंग करते थे। तो ऐसा था कि जब मैं बहुत थक जाया करती थी अपने दोस्तों के पुश के वजह से, मैं अपने सेकंड हाफ में पढ़ पाती थी। तो 11 बजे के आसपास हम सब लोग सारे फ्रेंड्स वाइंड अप कर देते थे और मेरे सारे फ्रेंड्स चले जाया करते थे सोने के लिए। मैंने वो 11 to 12 का टाइम जो था वो हमेशा मिसलिनियस चीज़ों के लिए रखा था। या तो मैं उस टाइम पे अपने नोट्स बनाया करती थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपना मॉर्निंग वाला हाफ में नोट्स बनाऊंगी तो फिर याद कब करूँगी। तो मैं 11 to 12 के बीच में नोट्स बनाती थी और आधे घंटे का एक राज्यसभा टीवी का न्यूज़ सुनती थी। तो मैं बस यही कैच देना चाहती हूँ कि ये मेरा एक दिन का प्रॉपर टाइम टेबल हुआ करता था। और जो सबसे प्रोडक्टिव मेरा दिन हुआ करता था वो होता था मेरा संडे सैटरडे या फिर मेरा फेस्टिवल का दिन, क्योंकि मुझे पता था कि और सब लोगों के लिए फेस्टिवल है और सब लोगों के लिए वो संडे है, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा दिन है जिस दिन मैं एक फुल फ्लेश तैयारी कर सकती हूँ। तो संडेज़ को और छुट्टी के दिन को मैं हमेशा याद करने के लिए रखा करती थी। तो ये मेरा पूरा टाइम टेबल हुआ करता था पूरे दिन का। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों पे मैंने क्योंकि इतना टाइम होने के बाद भी आपको अपने जॉब से भी कभी कभी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जॉब में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग वहाँ भी ऑक्यूपाइड रहता है। इस मामले में मैं बहुत लकी थी कि मेरा ऑफिस बहुत सपोर्टिव था।
मेरे जो स्टाफ मेंबर्स थे वो भी बहुत सपोर्टिव हुआ करते थे। तो एक सजेशन दूंगी कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ स्टाफ के साथ अच्छा बनाकर भी रखें, एंड एट द सेम टाइम अगर वो बहुत सपोर्टिव है तो आपके लिए एडवांटेज है। जो सेकंड चीज़ मेरे साथ हमेशा काम करी थी वो था थोड़ा बहुत डिसिप्लिन जो मैंने फॉलो किया। जैसे एट द एंड ऑफ द डे आप भी एक इंसान ही और आप भी इंजॉय करना चाहते हैं। मैं कुछ बात बताना चाहूँगी रिगार्डिंग दी एंटरटेनमेंट एंड रिमेनिंग हैप्पी, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं और आके पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे 2-3 चीज़ों का ही इंटरेस्ट है। मुझे खाने का बहुत शौक है और एट द सेम टाइम मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। तो मैं बहुत सिंपल सा काम करती थी। जब मुझे लगता था मॉर्निंग में उठ के कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, तो मैं ये इंश्योर करती थी कि कुछ भी चीज़ हो मेरे घर के जस्ट पास हो। तो मेरा हॉस्टल के पास एक कम्युनिटी सेंटर हुआ करता था, वहाँ पर सिनेमा हॉल भी था और खाने के एरियाज़ भी थे। तो मैं मॉर्निंग में अपने सारे फ्रेंड्स को ना बुलाकर मैं अकेले ही मूवी देखने जाती थी। वहीं पे मेरा जो बेस्ट फूड मुझे पसंद था वो मैं खाती थी और फिर वापस आके अपनी पढ़ाई पे लग जाया करती थी। तो ये कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर आप लेना चाहेंगे तो आप डेफिनेटली अपने जॉब के साथ एक्सेल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये होता है कि आप अपने एक बेगर चंक को अपने प्रोफेशन में देते हैं। जैसे मेरे लिए वो 6 आवर्स ड्यूटी थी, उसके अलावा 1-1 घंटे का आप आगे पीछे का गैप मान के चलिए, तो 24 आवर में 8 आवर्स तो मेरे हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाते थे। और जो थकान मुझे अपने जॉब से आती थी वो भी एक एडिशनल प्रॉब्लम्स थी। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू एनलिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेरे केस में था वो ये था कि मैं मेडिकल साइंस से ही, मैंने अपना ऑप्शनल भी मेरा मेडिकल साइंस था, तो मैंने उसी से अपना एग्ज़ाम अपीयर किया है। तो कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट मेडिसिन का डेवलपमेंट चल रहा है और बहुत सारी डिजीज़ के जो डेवलपमेंट चल रहे हैं वो मुझे पता होते थे, और एक तरह का मेरे लिए रिविजन था उन्हीं मेडिसिन को बार बार देखना प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर और उन्हें पढ़ना। और हमेशा सीनियर्स तो हुआ ही करते थे मुझे गाइड करने के लिए। तो मुझे अपने ऑप्शनल में एक एडवांटेज मिला। तो जितने भी डॉक्टर प्रोफेशनल्स हैं मैं उन्हें स्पेशली सजेशन दूंगी कि वो अपने मेडिकल प्रोफेशन को तो डेफिनेटली ना छोड़ें और अपने मेडिकल ऑप्शन को भी ना छोड़ें। दूसरी जो मुझे एडवांटेज थी वो ये था कि कहीं ना कहीं मैं इकोनॉमिकली बहुत साउंड थी। अगर मुझे कोई टेस्ट सीरीज़ लेनी है या फिर मेरी फैमिली को कोई रिक्वायरमेंट है तो वो सब कुछ मैं करने के लिए केपेबल थी। थर्ड थिंग जो थी वो है यूपीएससी की अनसर्टेनिटी। सबको पता है कि एग्ज़ाम एक बारी में नहीं हो सकता है कि छठी बारी में निकले। तो इस अनसर्टेनिटी वाले गैप को भरने के लिए मेरे लिए ये प्रोफेशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग इससे शांत रहा करता था और मुझे बस अपने जॉब और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना था। जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे हुआ था इस एग्ज़ाम का वो मैं मानती हूँ कि मेरे इंटरव्यू में हुआ था, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में 190 मार्क्स हैं और आई थिंक उसकी बदौलत ही मैं इस लिस्ट में भी एग्जिस्ट करती हूँ। उसका मेन रीज़न ये है कि मैं ESIC हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ जो बेसिकली लेबर क्लास को केटर करता है। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय इंटरव्यू मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में था कि जो मेरा प्रेजेंट प्रोफेशन है उसमें सबसे लेटेस्ट हूँ मैं, और कहीं ना कहीं इंटरव्यू का ध्यान उस पर जाएगा ही जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं समझ गई थी कि मुझसे लेबर मिनिस्ट्री या फिर लेबर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। और व्यास सर का मेरा बोर्ड था और सर ने मुझसे बैठते ही सबसे पहले यही सवाल पूछा था कि लेबर के जो रेटेड कोड्स हैं वो आप बताइए। और मेरा ऑलमोस्ट आई थिंक 30-40% जो इंटरव्यू था वो सिर्फ लेबर और लेबर से रिलेटेड इशूज़ पे था। तो एज ए डॉक्टर शायद मैं ऐसा कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी अपने आप से, लेकिन लेबर मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हुए मुझे कहीं ना कहीं गेस वर्क मैंने कर लिया था कि मुझसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये शायद इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा मुझे एडवांटेज हुआ कि मेरे प्रोफेशन ने ही मेरे इंटरव्यू को पूरा गाइड किया और अल्टीमेटली मुझे 190 मार्क्स दिए। तो अल्टीमेटली मैं उसमें ऐसे ही वाइंड अप करूँगी इस पूरे सेशन को कि जितने भी लोग प्रोफेशन में हैं अपने, वो एक्चुअली 2 बार थॉट दें इस चीज़ को कि क्या मुझे अपना जॉब छोड़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अगर आप अपने अंदर रखेंगे और उसके अलावा अपने जॉब को लाइट रखेंगे तो आप जॉब के साथ एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। उसके अलावा बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो प्रोफेशन में हैं वो भी ना घबराएं और जो प्रोफेशन में नहीं हैं वो भी ना घबराएं, क्योंकि यूपीएससी में जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं सबका अपना इंडिविजुअल तरीका होता है। जब मैंने शुरुआत करी थी मेरे सारे फ्रेंड्स नॉन वर्किंग थे, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड एंड आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि हम सब लोगों ने अपना एक पाथ कार्व आउट किया है। तो जितने भी लोग हैं अपने ऊपर विश्वास रखें और अपनी जर्नी को एकदम सक्सेसफुल बनाएं। और अब इस वीडियो को बस कंक्लूड करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने इस तैयारी को स्टार्ट किया था तो देयर वर मोमेंट्स इन माय लाइफ व्हेन आई वाज वेरी डाउटफुल अबाउट माई सेल्फ कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को निकाल पाऊँगी कि नहीं निकाल पाऊँगी। और जॉब को एक्सेप्ट करने का भी मेन रीज़न यही था कि आई वाज डाउटफुल कि क्या मैं यूपीएससी के लिए बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ। लेकिन जो 3 साल की जर्नी है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद माई पेशेंट्स एंड व्हाट आई वाज रीडिंग, मुझे तो दोनों के बीच में कोई ना कोई कोरिलेशन था।
तो जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसके लिए प्राउड फील करें, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप लोनली हैं और बहुत परेशान हैं, थोड़ा सा अपने प्रोफेशन की तरफ मुड़ के देखें। क्योंकि मैं जब अपने ओपीडी या हॉस्पिटल में जाया करती थी, मेरे लिए मेरे पेशेंट्स का चेहरा शायद कभी कभी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाया करता था। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट ऑल ऑफ यू हूएवर आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड एट द सेम टाइम बिलीव इन दोज पीपल हुम यू आर गोइंग टू सर्व, क्योंकि उनकी आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट गेट गोइंग थिंग फॉर मी फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू। Hello everyone, I'm Dr. Nagarjun B. Gowda. I have secured All India rank 418 in 2018 Civil Service Examination, and this is my second attempt. I used to work as a resident in Government Hospital Mandya Institute of Medical Sciences. So my preparation was always with job. Throughout the 2.5 years I have prepared with job. So while you are doing preparation with job, so you have to take care of two things. One thing is the number of hours which you can give, and the second thing is the quality of the studies. So minimum of 6 to 8 hours of studies should be done every day. So make sure that you will take out a minimum of 6 hours every day, so for a whole complete year, so that for general studies paper 1 you will have majorly in arts and culture, modern history, world history, society and geography both Indian and world geography. So here you should not differentiate between prelims and mains preparation. So while you are preparing for prelims, you will be preparing for ancient and modern history. History you are preparing, arts and culture you are preparing. So then again you are preparing for geography. So you will have to add your preparation of world history and society for your general studies one. So I would suggest, so keep yourself ready with the world history and society part before your prelims, 3 to 4 months before your prelims. So then you can like after prelims you would have studied the other things. So then you do revise from between prelims and mains the other books and also world history and society. So regarding all the books should be studied or not, so the preparation should be smart. So you can't keep on reading anything and everything. So the preparation should be smart. It is for 250 marks. So and the maximum score which may vary some 5 to 10 marks for each and every general studies paper. So you should keep that in mind, and you should give equal preference for each and every subject, and select those books which will give you maximum quantity with minimum number of pages. So I would like to suggest. When coming to GS2, General Studies 2 paper strategy, so General Studies paper 2 has majorly as polity and public administration part. So what you'll have to do here is, so you should read the Lakshmikant for your mains examination, and you can also read any compilation of all the three one year current affairs compilation. So General Studies paper 2 will be mostly based on current affairs, which is linked to the static part. That will be available for you, the knowledge of the Lakshmikant book. So using that, if you correlate with the current affairs part, so then you can score better. And again here you will have to read second ARC report summary, you should read. So it will help you in writing your answers. When coming to General Studies paper 3 strategy, so GS3 is paper is the like it has the vast syllabus when you compare to other General Studies paper. So here you will have to the questions will be mostly based on current affairs based. So you'll have to do all the 1 year back current affairs through any compilation. So you'll have to do that. So and again you'll have to be very good with your concepts. It may be in environment, it may be in economics, or it may be in science and technology. You should be good with your concepts. Using those concepts, if you correlate with the current affairs, and you should be innovative here. So all the questions will be opinion based. So you should be somewhere innovative, and you should give some innovative answers. Okay, that will fetch you more marks than others. So the variation between one candidate and the other candidate when it comes to the topmost creamy or the selected candidates will be very low. So what makes you score like 5 or 10 marks more than the others is the innovativeness or the newness which you bring into the answer. So here the preparation should be mostly it should be focused on current affairs, and you should also be very good with your static part. Coming to General Studies 4 strategy, so which is ethics, integrity and aptitude.
So here my strategy was different. I didn't prepare from any standard books which is lexicon, so I didn't prepare from that. So my preparation was based on internet answers. Second part will be case studies. So in both the case you will have to apply yourself. So ethics is they want to check whether you are a right personality for the administration. Here you will have to you get the chance to express yourself. You should make most of it here. So I would like to ask the aspirants to prepare themselves and to bring their own here. Okay, so for that you should think. You should think on each and every individual topic which is given in the syllabus. You should think carefully and you should come out with some answer or some understanding of the given term. So that will make you give an answer which is very own and which is very new. Okay, so that won't be based on book or some other book or some other compilations. So here you should be very genuine and you should the answer should be it should seem new and it should seem genuine. Coming to how to read ARC reports and economic survey. So ARC reports and economic survey are those two compilations of government, so are very important in your answer writing. So here they won't directly ask you the questions from the reports or survey. So but you will get the required facts and figures and required newer ideas or which is official. So those are very official and those are being given by Government of India. So here you can use those important points or facts in your answer. So how to prepare for that? So ARC, take any summary of ARC second report and also the summary of your economic survey. Using that, so you just prepare on the summary. You need not go into the whole book. You need not read the whole report or the summary. So just prepare on the summary and using that you mention that or you quote that in your answers. So that will fetch you more marks. Then coming to how to manage timetable. So for every preparation, for any examination it may be, so you need to have a timetable, set timetable. So coming to UPSC, you need to have a long term, a monthly and weekly and daily timetables. So here you will have to make a timetable for the whole year. So if you are starting from June this year, for the next year 2020 prelims, so you will have to make a timetable of the whole year. So how many times you are preparing for each and every subject. So then you divide it like according to the time which may be needed. So into monthly, okay, so you divide that into monthly timetable. So again monthly to weekly, again weekly to daily, daily to hourly. So in this way, if you are preparing, if you are completing syllabus or if you are completing your targets like every day, every week, every month, so you will be completing the whole your timetable. So that's how you should prepare your timetable and you should manage your time. So if you are studying for 1 hour, take some 5 to 10 minutes of break. So if you are studying for half an hour, take 5 minutes of break. So these breaks will rejuvenate you and it will make you more, make your memory sharper. So okay, that I want to suggest that. Coming to the paper 2 in prelims, which is CSAT. So here myself I didn't prepare much because I am from a science background and my aptitude was good. But what I will say to those who are feeling it difficulty in CSAT is, so you prepare from R.S. Agarwal book, okay, and you should solve a test series. Okay, you should take aptitude test series and make your brain more accustomed to the solving of aptitude questions. Okay, here you will have questions based on your aptitude and comprehension. Okay, so if you are good in English, you finish off comprehension first, but if you are good in maths, you finish off aptitude first. So here you need to just qualify, which comes to around 33%, that is 26 effective correct questions out of 80. Okay, you need to, even if you solve 40 to 45 questions correctly, so you will be clearly in. So you should make sure that you are very good at your strengths, which may be your maths or your English, and you should work on your weakness. Okay, this can be done through your test series and you can refer R.S. Agarwal book for that. Coming to current affairs preparation for those who are working. So those who are working get very less time compared to others. Okay, so here you need to be very smart. So you should read daily Hindu newspaper. So you should carry that to your work whenever you get time. It may be your break time, your lunch time, wherever you get time. You should make use of that by reading one article which is important for the exams. Whatever time you get, you should make use of it so that you will be on par with the others who are not working. So this should be done, and this should be done very smartly. Each and every article should be read, and that can be read when you get time. It may be during any tea break or coffee break or any lunch break. So you can do that.
So and also you can also refer daily current affairs which compilation which will be posted in the night by coaching institutes. Few coaching institute like Insights, so they post it on daily basis in their website. So you can follow that while before you are going to sleep, so that when what you have read in the morning, so again you are reading that in the night. So it will be a revision for you, and again you are reading monthly compilations at the end of the month. So you would have read one event or current event thrice in a month, and at the end of the year you are again reading the compilations. So it will give you some 4 or 5 revisions. Coming to coaching versus self-study, so as personally I have done self-study, so I have not taken any coaching. I would suggest self-study, but those who find it difficult to understand the topics, so you can prefer coaching over self-study. So it depends on the individual. So for me, I prefer self-study because I can understand on my own. If I read something, I can understand on my own, and anyhow if I don't understand something, I have taken the help of others. So this is what I want to tell about coaching and self-study. It is very individualistic. So you need to be. So it depends on what you want to. So if you want coaching, or if you are finding it difficult to understand the topics, you take coaching. So if you are very good with studies, and if you are understanding concepts if on your own, so you need not take coaching. So it depends on the personal interests. Then coming to the test series and its importance. Test series are the most vital thing which is there for you in your preparation. So no matter where you invest or not, you should always invest in your test series. I always prefer writing offline test series than online, because that will give you uniformity, and you will go and write in the real time, and it will give you a real time experience of preliminary or mains examination. So test series is a must and should for each and every aspirant. So you can solve any test series, you can take any test series offline. It may be of Insights, Vision, Forum IAS, Shankar IAS, so all are equally good. So you take one test series offline. Okay, the rest of the test series questions and answer booklets are available market the very next week, which after they have been released by the institutes. So you take one offline test series yourself, and you can do one more of any other coaching institutes by taking it from the market. Tips to manage your time and preparation. It's very difficult to concentrate throughout the time while you are preparing. So what I say is, so you keep off all your internet, all your social media keep out of social media activities. So what you can do is switch off your internet and switch on it every hour. So if you are switching off at 4 p.m, okay, so read for 1 whole hour. So again you can switch on your internet, and you can go through the messages, and again you need to switch off after 5 to 10 minutes again for 1 hour. So if you do that, you can manage your time well, with time and preparation well, with your other activities. One more thing what you can do to manage time and preparation is, so for those who are traveling, okay, so what you can do is you can download the videos or the lecture videos while you are and you can watch them while you are traveling. So this many of them have done, okay, and you can use a tablet or any iPad for that matter. So using that, you keep the whatever pages which you have studied open. Okay, while you are traveling, you can again go through that, so that it will be a revision for you which you have studied earlier. So this you can do, so that your time and preparation are managed well. Okay, and I have done this in just second attempt. In my first attempt, I had been to interview and I just missed it by 6 marks. And in my second attempt, I have got through. Okay, so if I can do, anybody can do. So all you need to have is patience, perseverance, and dedication. If you have all these three, okay, so anybody can do this, and no matter which graduation, which degree you are from, and how well you have performed in your graduation or in your previous days, it doesn't matter. What UPSC needs is your dedicated and hard and smart work. So if you are able to do this, and trust me, anybody can crack this exam. Don't lose. If you have failed in 1 or 2 or 3 attempts, don't lose your hope. Keep your hopes high. Okay, so your success may be delayed, but it is never denied. Keep that in mind and work harder this time, and and you will get better results. Thank you.